Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy and welcome back to the series where we're discussing the decoding NCERTs. So आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटिकल साइंस की ये जो बुक है इसको डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। दिस इज चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लेकर आया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, राइट। ऑल ऑफ दैट वाज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन, इन द फर्स्ट लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखिए। एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द चैप्टर 2। हम यहाँ पर इंडियन राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको जेबीएस के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। दीज आर द कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो सुपर 50 प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली विजिटिंग टू द वेबसाइट www.jatinverma.org। जेबीएस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इट इज अ वेरी यूजफुल ऐप टू एस द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड वी हैव अ ऑफर फॉर यू, रिपब्लिक डे ऑफर। गेट 26% ऑफ बाय यूजिंग द कोड JVIS26 रिपब्लिक डे पर। ये जो है ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं ऑन ऑल द जेबीज प्रीमियम कोर्सेज। सो एनरोल नाउ और किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दीज आर द 2 टेलीग्राम चैनल जिनको आपको ज्वाइन करना है फॉर द क्लास अलर्ट्स एंड द पीडीएफ्स ऑफ द डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हमने पहले वाले सेशन में लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि एक डॉक्यूमेंट है जहां पे बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे एक सोसाइटी काम करेगी, है ना। अब ये रूल्स में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये रूल्स कौन डिसाइड करेगा कि ये रूल्स क्या होने चाहिए। सो इट इज ऑल्सो देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है कि हु हैज द डिसीजन मेकिंग पावर। बट हमने ये भी समझा था कि इट ऑल्सो सेट्स द लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इन पावर्स पे भी लिमिट करता है, राइट। क्या इंश्योर करने के लिए? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंश्योर करने के लिए, सो दैट अ पर्सन एंजॉयज सर्टेन राइट्स। एक इंसान, एक व्यक्ति कुछ राइट्स एटलीस्ट वो एंजॉय करे, उसके बियॉन्ड में, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, राइट। सो ये इंश्योर करता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वही होते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारत के पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, राइट। पार्ट 3 में भी आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड। ये हैं सारे फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, जो कि इंश्योर करता है कि आपसे ये बाकी के 5 जो राइट्स हैं वो कभी छीने ना जा सके। हम इन सबको एक एक करके आज समझेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटीज में एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। So what you will learn in this session, what you will learn in this lecture? First, what are the various fundamental rights which are listed in the Indian Constitution? हमारे भारत के संविधान में कौन कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं। उनको प्रोटेक्ट कैसे किया गया है, क्योंकि देखो मेरली राइटिंग द नेम्स और राइटिंग द राइट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उनको प्रोटेक्ट भी तो होना चाहिए ना, उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, तभी तो वो इंश्योर होगा कि उन राइट्स की कुछ अथॉरिटी है ना। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। वॉट रोल द जुडिशरी प्लेज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जुडिशरी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह का रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द यू कैन से राइट्स एंड ऑल्सो इंटरप्रिटेटिंग दीज राइट्स। और हम लास्ट में समझेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच में क्या डिफरेंस है, और मेजरली हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। सो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट। आपके एनसीईआरटीज में कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। देखिए, फर्स्ट एक यू कैन से एक एग्जाम्पल है, एक इंस्टेंस है 1982 में जब एशियन गेम्स होने वाले थे। सो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया था, कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे कि भाई आप जो भी एशियन गेम्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है आप इनको फुलफिल कीजिए, उनको बनाइए। जैसे कि क्या, फ्लाईओवर्स, स्टेडियम्स, ये सारी चीजें की तैयारी तो जरूरी होती है ना किसी भी गेम्स के लिए।
सो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि आप इस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स। सो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ बहुत ही गरीब लोगों को बहुत ही पुअर कंडीशंस में, पुअर वर्किंग कंडीशंस में यू कैन से एम्प्लॉय किया, उनको रखा, उनके पुअर वर्किंग कंडीशंस थी और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता था, इवन लेस देन द मिनिमम वेजेस जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ केस। फिर उसके बाद सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, पिटिशन लगाई कि इस तरह की कुछ पुअर कंडीशंस में लोगों को रखा जा रहा है और इस तरह के फोर्स्ड लेबर जैसी सिचुएशंस आ रही है यहाँ पे। फिर जो कि सबसे बड़ा वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, फिर जो कोर्ट है उसमें डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि जितने भी ये वर्कर्स काम कर रहे थे यहाँ पर उनको प्रेस्क्राइब्ड वेज मिले उनके वर्क के हिसाब से। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से ये समझने मिला कि हमारे जो राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड, राइट। अगर हमारे राइट्स को हमसे कोई छीनता है तो हम एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट्स में जाके अपने राइट्स पर अपना हक बता सकते हैं, राइट, हमारा हक ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज मंचल लालुंग। ओके, इनका एग्जाम्पल है 23 साल के थे जब इनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने कुछ किया होगा क्राइम, दैट्स नॉट द केस। बट जब इनका ट्रायल होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल थे कि वो अपने ट्रायल में स्टैंड भी नहीं कर सकते थे। तो फिर उनको कहाँ पे भेज दिया गया, उनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद जब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए ही वॉज ऑल फिट, तब वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला, ऑफ कोर्स यहाँ पे बताया, अथॉरिटीज़ को बताया कि नाउ ही इज़ रेडी, ही इज़ फिट टू स्टैंड द ट्रायल। बट किसी ने भी उस पर अटेंशन नहीं दिया। फिर उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहे। उनको रिलीज किया गया 2005 में जब उनकी एज हो गई थी 77 ईयर्स। 54 ईयर्स उन्होंने अपनी कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में जो है बिता दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे राइट्स हमें दिए हुए हैं हमारे संविधान में, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक उनकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी वेस्ट हो गई क्योंकि उनको एक प्रॉपर ट्रायल नहीं मिल पाया। But our constitution gives every citizen the right to life and personal liberty. इसका मतलब है हर एक सिटीजन के पास राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में उनको ये जो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की गई थी वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाई। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स का? इन दो एग्जाम्पल से हम ये समझ पाए हैं कि सबसे पहले कि जो राइट्स होते हैं, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट्स, क्या हमारे पास अगर वो राइट्स हैं तो हम सपोज हम उनको अवेल कर सकते हैं, उनको क्लेम कर सकते हैं, राइट। एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स इज इम्पॉर्टेंट, है ना, कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आएंगे, जैसे कि इनके केस में हुआ, इन्होंने अपने साल के 54 ईयर्स जो है कस्टडी में ही निकाल दिए क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था उनका राइट। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये कौन इंश्योर करेगा? एक डेमोक्रेसी। सो कहीं की भी आप किसी भी देश की डेमोक्रेसी में जाएं, जहाँ पे भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज हैं, वो ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ के सिटीजन्स को कुछ सर्टेन राइट्स मिलें और गवर्नमेंट उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करे। इसका मतलब है, यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स वाला सीन है, हर मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको इस तरह के राइट्स मिल जाएंगे जिस तरह हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उसी तरह उसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, यानी कि लिस्ट ऑफ राइट्स होते हैं जहां पे आपके राइट्स मेंशन्ड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये भी प्रोटेक्ट करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के अगेंस्ट, उन राइट्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा लॉ ना लेकर आए, है ना। सो राइट्स यही इंश्योर करते हैं और यही आपको याद रखना है कि अ राइट prohibits the government from acting against the right, okay, or it also ensures a remedy in case there is a violation of these rights. रेमेडी भी बताते हैं कि अगर इनकेस अगर उन राइट्स का वायलेशन हो जाए तो उस केस में क्या रेमेडीज होंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज, फ्रॉम whom does a constitution protect the right of the individual? अब
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है? पहला, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पर्सन, सपोज आप स्कूल में हैं, राइट, और आपके यहाँ स्कूल में आपका फ्रेंड इज दलित एंड यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी और वट एवर, यू आर अ ब्राह्मण। अब आपका जो स्कूल टीचर है वो ये बोले कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ाऊंगा, दलित स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा, सो ही इज अ प्राइवेट मेंबर। अब आपके पास राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आपके पास पूरी इक्वल राइट्स हैं एजुकेशन को अवेल करने की, तो यहाँ पे आपसे ये टीचर तो नहीं छीन सकता, राइट। सो इसी तरह राइट यहाँ से किससे हम प्रोटेक्ट करते हैं? एक किसी भी प्राइवेट पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट का ऑर्गन, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कोई भी जो कि अपने कोर्स ऑफ फंक्शनिंग में किसी भी तरह का राइट को वायलेट कर दे किसी भी पर्सन की, सो उसके भी अगेंस्ट। ये भी कैसे होता है? अभी समझ लीजिए, सपोज गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर लॉ लेकर आ रही है, ठीक है, वो लॉ लेकर आई, सपोज आपके लिए लॉ लेकर आई आधार, नॉट आधार, सपोज कोई एक स्कीम लेकर आई, आधार की स्कीम लेकर आई। सो इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठ रहे थे कि इसमें जो आइरिस स्कैन है, फिंगरप्रिंट स्कैन है, ये राइट टू पर्सनल, लाइक राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है ना। सो इस तरह की स्कीम बनाते वक्त गवर्नमेंट किसी तरह का किसी तरह से हमारे राइट्स ना छीन ले, उससे प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे राइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे भारत में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बैकग्राउंड पहले जान लीजिए। देखिए, हम फ्रीडम स्ट्रगल से होकर गुजरे हैं, तो जब स्ट्रगल कर रहे थे, इतने एज ओल्ड ब्रिटिशर्स के साथ का जो सारी चीज़ें सह रहे थे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास होने चाहिए कुछ बेसिक राइट्स, है ना, कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, और वही राइट्स हम ब्रिटिशर्स से डिमांड कर रहे थे। ठीक है, विथ लाइक British, we demanded that British rulers should respect rights of the people. So उस वक्त तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कमेटी, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स बहुत पहले 1928 में ही डिमांड कर दिए थे। तो ये बहुत ऑब्वियस था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। हमने स्पेशली इनको एक अलग सेक्शन में, अलग पार्ट में मेंशन किया फंडामेंटल राइट्स की तरह। नाउ एक वर्ड जैसे हमने देखा ना, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स की तरह बोला जाता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ड फंडामेंटल का? इससे ये पता चलता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रोविजन बनाया है, सेपरेटली इनको लिस्ट किया गया है, और like made special provision in for the protection of these fundamental right also. ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट इनको वायलेट नहीं करेगा, है ना। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कुछ नॉर्मल राइट्स से किस तरह डिफर करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। फंडामेंटल राइट्स डिफर फ्रॉम अदर राइट्स। देखिए, ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, उनके अंदर ही प्रोटेक्ट और एनफोर्स किए जाते हैं, पर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डिनरी राइट्स दे मे बी चेंज्ड, ये आपको याद रखना है, वो चेंज कर सकता है लेजिस्लेचर ऑर्डिनरी प्रोसेस से, नॉर्मल प्रोसेस से, किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस से, जैसे कि दूसरे लॉज बनाए जाते हैं उसी तरह से ऑर्डिनरी लॉज को वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, दे मे ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इनको अमेंडमेंट के थ्रू ही, और अमेंडमेंट के लिए अलग प्रोसीजर्स हैं, उनके थ्रू ही आप चेंज कर सकते हो, और वो भी बहुत ही सारे सीन हैं। आगे जाके हम थोड़ा और समझेंगे कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स को हम चेंज कर सकते हैं और किस तरह अभी हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर लाइक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। नाउ जुडिशरी का क्या रोल है यहाँ पे? सो जुडिशरी के पास ये पावर है, और यू कैन से जुडिशरी के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कि कहीं गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं से वॉयलेट तो नहीं कर रहा। एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल। एग्जीक्यूटिव से लेके लेजिस्लेटिव एक्शंस सबको इलीगल घोषित कर सकता है कौन? ये कर सकता है जुडिशरी।
अगर ये लोग किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या फिर वॉयलेट कर रहे हैं किसी भी अनरीजनेबल मैनर पे। सो फंडामेंटल राइट्स इसका मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ये बात आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स पर पुट कर सकता है व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम एक एक राइट पढ़ेंगे। नाउ ये है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो बिल ऑफ राइट्स दिए हुए हैं। जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझ में आता होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ये बहुत ही ज्यादा रूटेड था। सो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनॉग्रेट किया गया दिसंबर 1996 में, ठीक है। एंड उस वक्त पे इसको क्रिएट किया जा रहा था, प्रोमलिगेट किया जा रहा था जब वहां पे कंट्री वाज स्टिल फेसिंग द सिविल वॉर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अपार्थेड गवर्नमेंट जो कि रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करती थी। सो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा रूटेड था। सो ये तो बहुत ऑब्वियस था कि इनके जो बिल ऑफ राइट्स हैं उन पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। इट फोरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिसिटी, सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। कुछ ही सिमिलर वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे कुछ राइट्स हैं जैसे कि राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। सो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की राइट है, बट हमारे यहाँ कुछ अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डीप रूटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है। दिस इज द एनसीईआरटी। यहाँ पे स्वदेश कुमार जी जो थे वो अपने विलेज में घूमने गए, ठीक है। वो अपने फ्रेंड को ले गए, बोले कि चलो ठीक है चाय पी कर आते हैं। सो वो जिस चाय के ढाबे में गए थे वहां का जो ओनर था, जो भी चाय लेने आया था, वो पहले उनको तो स्वदेश कुमार का नाम पता था, ठीक है, उनको जानते थे, लेकिन उनके फ्रेंड को नहीं जानते थे। तो उन्होंने स्वदेश कुमार से पूछा कि भाई आपके फ्रेंड का नाम क्या है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम बताया। उन्होंने जब अपने फ्रेंड का नाम बताया तो उनको उस शॉपकीपर को पता चला कि उसके फ्रेंड की कास्ट क्या है। सो उसके बाद जब वो चाय लेकर आया तो स्वदेश कुमार को काफी अच्छे जो मग है उसमें चाय दी, लेकिन उनके दोस्त को एक अर्दन कप या फिर जो मिट्टी का वो जो कप होता है उसमें चाय दी, ठीक है। इससे क्या पता चला क्यों उसको ऐसे चाय दी, क्योंकि वो दलित था, उसको उसके नाम से उसकी कास्ट पता चल गई थी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एन ऑर्डर इज सर्व्ड to 4 news readers of the television channel that they would no longer read the news on the screen. 4 जो न्यूज चैनल में हमारे जो न्यूज रीडर्स होते हैं ना, उनमें से 4 को ऐसा ऑर्डर पास किया गया कि आप अब न्यूज नहीं पढ़ सकते। और वो चारों के चारों वुमेन्स थी, ठीक है। और वो वुमेन्स थी, दे वर अबव द एज ऑफ 45 एंड 2 मेल न्यूज रीडर्स थे सेम एज के, उनको नहीं मना किया गया। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सिर्फ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपको क्या समझने मिला, क्या डिस्क्रिमिनेशन किया गया यहाँ पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड वाले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो ये दोनों को प्रोटेक्ट हमारे यहाँ किया गया है, हमारे संविधान में, हमारा राइट टू इक्वालिटी में किया गया है। राइट टू इक्वालिटी यही ट्राई करती है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में ना रह जाए, सबको इक्वल एक्सेस मिले पब्लिक प्लेसेस का, जैसे कि शॉप हो गई, होटल, किसी भी टाइप के आप वेल यूज करते हो, बैथिंग एड्स यूज करते हो, या फिर यानी कि आप कभी भी मंदिर में जाते हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, या फिर मस्जिद पे जाते हो, तो किसी भी तरह का आप पे जो है डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। आप पे किसी भी तरह का, हमने तो 2 एग्जाम्पल समझे, कास्ट और बेसिस ऑफ सेक्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एक्सेस ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है द discrimination in the public employment. It also prohibits any type of discrimination when it comes to the public employment. Public employment के टाइम पर, ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बेसिस यही रहेंगे, यानी कि कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी पॉइंटर्स पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। और ये हमारे यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले हमारा जो हम पास देखेंगे इन सारी चीजों के बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो ये सारे सोशल लेवल्स को दूर करने के लिए राइट टू इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ सबसे बुरा इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है जो आज भी चल रहा है। नो मैटर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस भी तरह से हमें कितनी भी राइट्स को प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है वो अभी तक चल रही है, ठीक है। ऑल्दो ये इनइक्वालिटी को शो करती है और इसको भी हमारे यहाँ संविधान में राइट टू इक्वालिटी के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, इसको एबलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को। और यहाँ पे एक और प्रोविजन है राइट टू यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, स्टेट शैल कॉन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्फ इन मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड्स। पुराने जमाने में कुछ तरह के टाइटल्स हुआ करते थे ना, जैसे कि महाराजा अधिधीराज या फिर सुल्तान या फिर विक्रमादित्य, इस टाइप के जो कुछ टाइटल्स थे जो लोग अपने आप को दे देते थे बेस्ड ऑन देयर कास्ट, बेस्ड ऑन देयर सुपीरियरिटी, जो अपने हिसाब से समझते थे कि वो सुपीरियर हैं। तो इससे क्या पता चलता था कि हमारे देश में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सो इस चीज़ को हटाने के लिए ये वाला क्लॉज लेकर आया गया कि स्टेट जो है यानी कि भारत जो है किसी भी तरह से टाइटलमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी पर्सन को टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड्स। अब ये क्या है, अभी मिलिट्री में अगर आपको कुछ मिलिट्री लीडर्स के नाम सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि जैसे कि वीरता चक्र, ठीक है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अभिनंदन वर्धमान जी को बहुत ही रिसेंटली वीर चक्र मिला था, है ना। सो अगर आप उनको थोड़ा सर्च करेंगे, उनके नेम को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनके नाम के सामने हमेशा वीर चक्र करके मिलेगा, तो ये उनका टाइटल है। तो मिलिट्री लीडर्स को, मिलिट्री वाले लोगों को ये सारे टाइटल्स गैलेंट्री अवार्ड्स के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। और एकेडमिक फील्ड की बात क्या हो गई, एकेडमिक फील्ड यानी कि सपोज आपने पीएचडी किया है तो आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर का डिग्री मिल जाएगा और आप अपने नाम के सामने डॉक्टर का जैसा टाइटल लगाने लगेंगे, तो उस तरह की चीज़ों को अलाउ है। बट अदर टाइप ऑफ टाइटलमेंट्स दे आर नॉट अलाउड। ऑल्सो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि पद्म भूषण, है ना, पद्मश्री, तो वो भी तो एक तरह के टाइटल्स ही हैं। बट इसके पीछे भी बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, इसके पीछे भी बहुत सारे डिस्कशन हुए थे कि इस आर्टिकल को जो है वो क्वेश्चन करते हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर ये बोला गया था कि दीज आर द टाइप ऑफ अप्रिसिएशन विच आर गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग दैट दे आर डूइंग, ठीक है। सो एक तरह का अप्रिसिएशन है, टाइटल नहीं, ठीक है। दस राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all the citizens. Okay? Now, आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है सो वो हम समझते हैं। आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है पहले आप वो पढ़िए। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointments or post in the favor of any backward caste class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. इसका मतलब ये है हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल प्रिवेंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और यू कैन से पोस्ट किसी भी तरह के बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहे तो वो दे सकता है। कैसे हम इसको समझते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसका मतलब होता है कि सारा सेक्शन हमारी सोसाइटी का, सारे के सारे सेक्शंस इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एंजॉय कर पाए। बट हमारे यहाँ की सोसाइटी जहाँ पे इतने तरह की सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे कि हमारे यहाँ तो पहले रिलीजन के बेस पे इनइक्वालिटीज़ तो होती ही थी, पर हमारे रिलीजन में भी बहुत सारे कास्ट हैं, कास्ट के भी अंदर बहुत सारे सब कास्ट हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से देयर इज़ अ चंक इन द सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि
इन इनइक्वालिटी के जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से अब तक एक डेवलप्ड पोजीशन में नहीं आ पाए हैं, ठीक है। सो उसी की वजह से ये रिजर्वेशन का क्लॉज लेकर आया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स और स्पेशल मेजर्स लेकर आ सकती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और इसमें आपको बच्चे मिलेंगे, वुमेन्स मिलेंगी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन यहीं से आया था, आपने देखा होगा ना, हमें रिजर्वेशन मिलता है इन सेक्शंस को, चिल्ड्रंस को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, वुमेन्स को, सोशली बैकवर्ड, SC ST OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। एंड आजकल तो EWS भी आ गया है। सो रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स एंड एजुकेशन एडमिशंस में। सो ये उसी का जो यू कैन से ये उसी का प्रोविजन है। आर्टिकल 16 में स्पेशली दिया हुआ है, एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई करता है कि पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। इसको हम राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या हो गई, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सारे के सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड क्लास हो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिविलेज्ड हो। नाउ कमिंग टू द अदर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 यही बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. इसको अब हम समझते हैं कि हमें किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिली है। सो देखिए, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ये दो राइट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, ठीक है। लिबर्टी इसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। लिबर्टी का मतलब इन जनरल टर्म किसी भी तरह से आपको आज़ादी मिलना, चाहे वो आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, एक्शन, छोटे वर्ड में आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी मन करे आप वो करो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपकी लिबर्टी पे लगेंगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सपोज ए है, उसका मन कर रहा है किसी का मर्डर करने का, तो वो ही ऐसा तो कर नहीं सकता, राइट। अगर उसको इस तरह का राइट मिल जाएगा तो बी का जो राइट है, राइट टू फ्रीडम, वो इन्फ्रिंज हो जाएगा ना, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगना जरूरी है। फ्रीडम, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हर एक इंसान अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाए विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स, without endangering the law, without endangering the freedom of others and law and order situation in the country. इस तरह से फ्रीडम को डिफाइन किया गया है। अभी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबसे फोरमोस्ट राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। किसी भी सिटीजन से उसका राइट टू लाइफ नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर्स एज लेड डाउन अंडर द लॉ। सिमिलरली किसी भी पर्सन को दैट नो वन कैन बी डिनाइड ऑन हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, ये भी हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी को कोई पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो उसको अरेस्ट करने का रीजन बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, ही हैज ऑल द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के लॉयर के हिसाब से, अपनी चॉइस के लॉयर के हिसाब से ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, और उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और यहाँ पे आपको ये आर्टिकल दिख रहा है कि पुलिस को जो है उस पर्सन को, जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना पड़ेगा। और आपको ये सारे क्लॉजेस याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। यहाँ पे 24 की जगह वो कर देगी स्टेटमेंट्स में 48 आवर्स, ठीक है। तो ये सब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो इस तरह की राइट है एंड दिस इज गिवन इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एंड ऑल्सो द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुलिस, ही विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट वाज जस्टिफाइड और नॉट। सो इस तरह से राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। देखिए, राइट जो होती है ये तो डिफाइन करती है कि गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है, बट इट हैज अ वाइडर एप्लीकेशंस ऑल्सो। कैसे? यहाँ पे ये भी इंक्लूड करेगी हमारी लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी को, फ्री
यानी कि ह्यूमन डिग्निटी यू कैन से, कि हम अच्छी डिग्निटी से रह पाए, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट। एंड द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी राइट टू लाइफ में आता है कि भाई किसी को प्रॉपर शेल्टर मिले, लाइवलीहुड मिले, एंड नो पर्सन कैन बी लिव्ड, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना लिविंग प्रॉपर लिविंग कंडीशंस के उसके लिए रहना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लाइवलीहुड जरूरी है। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बारे में समझते हैं। ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। सो देखिए, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, कब अरेस्ट किया जाता है? जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की जाए, है ना, कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन समटाइम्स कुछ पर्सन्स को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे लिया जाता है ऑन एन एप्रीहेंशन दैट वो किसी भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, ठीक है, उस अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, ये सिर्फ सोच के, ये सिर्फ अज्यूम करके उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट को अगर लगे कि कोई पर्सन है जो कि हमारे देश के खिलाफ या फिर हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, पीस के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ जो है काम कर रहा है, या फिर उसके लिए थ्रेट एज अ थ्रेट है, तो उस पर्सन को डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक प्रोविजन है कि वो सिर्फ 3 मंथ के लिए डिटेंशन एक्सटेंड हो सकता है, और आफ्टर 3 months सच केस इज ब्रॉट बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड फॉर द रिव्यू। एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर आना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन पर बहुत हंगामे होते हैं, है ना। इससे बोला जाता है कि गवर्नमेंट अपने डिसेंट को जो है वो रोक रही है। इसको इफेक्टिव टूल समझा जाता है इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड सब। सी देखिए, एक बात है कि इस एम से बनाया गया है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड सबवर्सिव्स को क्या किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, एक इफेक्टिव टूल की तरह देखा जाता है। बट इसको मिसयूज भी किया गया है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मिसयूज भी करती हैं इसको, अपने डिसेंट्स को, अपने क्रिटिसाइजर्स को, अपने क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए, रोकने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से टेंशंस बनी रहती हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये हमेशा से ही आपको डिबेट्स में, डिस्कशन में मिलेगा ना। और क्या फ्रीडम्स हैं, अदर फ्रीडम्स, जैसे कि देखिए कुछ ऐसे राइट्स हमारे पास हैं, दीज राइट्स हाउस एवर दे आर नॉट एब्सोल्यूट, सबके पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट लगा सकता है। और इस तरह के राइट्स जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस फेस करेगा कि पब्लिक ऑर्डर पे, पीस पे और मोरालिटी पे किसी तरह की आपका स्पीच और एक्सप्रेशन उसको थ्रेटन ना करे, तब तक वो ठीक है। अगर वो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स लाने लगे हमारे पीस में या फिर पब्लिक ऑर्डर में, तो वो आपके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फ्रीडम टू असेंबल, ये भी तभी अलाउड है अगर आप पीसफुली और विदाउट आर्म्स मिल रहे हो। तो अभी तो लोग, अब देखो हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लें, आर्म्स लेके गवर्नमेंट को ही जो है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को ही तोड़ने फोड़ने लग जाए। दैट इज नॉट द केस, वो होना नहीं चाहिए। सो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि किसी भी एरिया को डिक्लेयर करिए कि भाई यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते, अगर यहाँ पे लोग मिले तो वो अनलॉफुल होगा, ठीक है। बट इन पावर्स को भी गवर्नमेंट कई बार मिसयूज करती है अपने डिसेंट्स को रोकने के लिए। सपोज कहीं पे जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी, सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है, और वो लोगों को पसंद नहीं आई, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को पसंद नहीं आई। हम तो रह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, सो हर एक को हक है अपनी चीज़ों को बोलने का, है ना, डिसेंट करने का हक है। तो उस वक्त पे इस तरह के जो ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वाला क्लॉज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यहाँ पे मिसयूज हो सकता है ना। राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू अक्यूज्ड, अब ये राइट टू अक्यूज्ड क्या है, ठीक है। सो जो भी पर्सन को अक्यूज किया गया है किसी भी टाइप के ऑफेंसेस के लिए, फॉर द वेरियस ऑफेंसेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सफिशिएंट प्रोटेक्शन उसको भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली गई है, नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। जब तक कोर्ट अपना थप्पा नहीं लगा देता, जब तक कोर्ट नहीं बोल देता कि ये पर्सन ने ये क्राइम किया है, ही इज द वन, तब तक ही इज नॉट गिल्टी,
ठीक है, तब तक के लिए उसको बहुत सारे सेवरल प्रोटेक्शन, सफिशिएंट प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे उस पर्सन को एडिकेट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए और फेयर ट्रायल दे पाए कोर्ट्स उनको। एंड टू एंश्योर द फेयर ट्रायल्स इन द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स। यहाँ पे 3 राइट क्या है? फॉर द राइट ऑफ अक्यूज्ड, ये आप देख लीजिए, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ आज लेकर आया गया है उसको बोल दें कि वो 10 दिन पहले से हम मानेंगे, तो 10 दिन पहले तक लोगों ने जो सारी चीजें की हैं उनको भी सब जेल के अंदर ले जाया जाएगा ना फिर। लेकिन 10 दिन पहले तक तो लोगों को पता नहीं था कि वो चीज इलीगल है या फिर लीगल, तो दैट इज रॉन्ग। एंड नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम और हरसेल्फ, कि ऐसा ना हो कि सपोज आपको अरेस्ट किया गया और आपसे बोला गया, आपको प्रेशराइज किया गया कि अपने ही अगेंस्ट जो एविडेंस लेकर आओ, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दीज वर द राइट्स। नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा राइट है। हमारे यहाँ बहुत सालों से मिलियंस ऑफ पीपल्स दे आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, और उनको हमेशा से एक्सप्लॉयट किया गया है, राइट। बहुत सारी सेक्शंस में, बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ कास्ट को ही नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को एक्सप्लॉयट किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन है इन आवर कंट्री, द एक्सप्लॉयटेशन है बैगर एंड द फोर्स लेबर। सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन तो यही है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। ये स्पेशली होता है किनके थ्रू? बड़े बड़े ज़मींदारों के थ्रू, ठीक है, लैंड ओनर्स के थ्रू, और कई बार तो बॉन्डेड लेबर्स पाए जाते हैं। बॉन्डेड लेबर्स यानी कि सपोज अगर किसी के दादा परदादा ने कोई लोन लिया था, ठीक है, और इतना बड़ा लोन लिया था कि उसको वो रिपे ही ना कर पाए, और रिपे नहीं कर पाए तो अब उनकी पूरी पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियों तक वो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करेंगी उनके यहाँ। तो इस तरह के प्रोविजंस भी होते थे, नॉट प्रोविजंस, इस तरह के सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस भी होते थे। ब्रिक क्लिन वर्क में भी आपको ये देखने मिलेगा, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं वहाँ पे बच्चे आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा काम पे मिल जाएंगे। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, और उनको स्लेव्स की तरह भी यूज़ किया गया था और किया जाता था। सो इन सारी चीज़ों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में प्रोहिबिट किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बच्चा देखने मिल रहा है, इसका कौन सा राइट लिया गया है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरबिड है कि बच्चे अगर 14 साल के नीचे हैं वो किसी भी तरह की डेंजरस जॉब में, जैसे कि फैक्ट्रीज में, माइंस में काम नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चा कर रहा है, बीड़ी बना रहा है शायद। सो देखिए, विथ चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, चाइल्ड लेबर इलीगल बना दिया गया, और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दी गई बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकेम मोर मीनिंगफुल, राइट। सो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, इसकी कौन सी राइट ली जा रही है, तो इसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू अनदर राइट, इट इज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा। हमारे यहाँ संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है। हम, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम अ फ्रीडम स्ट्रगल, हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में ये भी आता है, हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक कंट्री ही अलग हो गई इस बेसिस पे कि उनको एक रिलीजियस स्टेट बनाना है। सो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम भी दी जाए, हर एक पर्सन के पास ये राइट हो कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको क्या रिलीजन फॉलो करना है, और इनफैक्ट अगर उसको कोई रिलीजन फॉलो ही नहीं करना है तो ये भी उसके पास राइट होने चाहिए, राइट। ये हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का, क्योंकि हमारे यहाँ पास्ट में नॉट ओनली फ्रीडम स्ट्रगल, जब हिस्टोरिकली रूरल्स हुआ करते थे तो वो भी किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए करते थे कि उनके राज्य में किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेगा कोई, और किया भी अगर किसी ने तो उसको प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा, है ना, या फिर फोर्स्ड कन्वर्जन भी पहले देखा गया। तो इन सारी चीज़ों से सीख कर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ज़रूरी था। Democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as the basic principle. Freedom of faith and worship है इसके अंदर, यानी कि हर एक इंसान के पास इंडिया में ये he is free to choose a religion of or the practice that the religion, ठीक है, किसी भी तरह का रिलीजन उसकी प्रैक्टिस उसको किस तरह से करनी है वो खुद से चूज कर सकता है।
हमारे यहाँ राइट टू रिलीजन में राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी है। कॉन्साइंस यानी कि सेंस ऑफ चूजिंग राइट एंड रॉन्ग। तो ये व्यक्ति खुद चूज कर सकता है कि उसके लिए क्या रिलीजन सही है, क्या गलत है। ठीक है, इसके पास टोटल फुल ऑन पावर, फुल ऑन यू कैन से राइट है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको किसी रिलीजियस यू कैन से सेक्शन का पार्ट बनना है या फिर नहीं बनना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे यहाँ फ्रीडम टू प्रोफेस यानी कि आप कैसे उसको प्रोफेस कर रहे हो ये पूरा राइट है, राइट। उसके अलावा फॉलो, आप उसको फॉलो कीजिए, और प्रोपगेट यानी कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स में या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बताना है कि यार मेरा रिलीजन को अगर आप फॉलो करोगे या फिर मैं फॉलो करता हूँ तो सो गुड पॉइंट्स है। ठीक है, दिस इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर फ्री टू डू दिस। ठीक है, बट यहाँ पे सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि हमारा गवर्नमेंट है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सो सर्टेन लिमिटेशंस कैसी? पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को, हेल्थ को इंश्योर करने के लिए ये लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। ठीक है, सो आपको इससे क्या पता चलेगा कि जो रिलीजन है वो अनलिमिटेड राइट नहीं है। किस तरह की प्रैक्टिसेस को सर्टेन यू कैन से लिमिट कर सकता है, जैसे कि प्रैक्टिसेस हो गई सती, ट्रिपल तलाक या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो किए जाते थे। सो ये तो गलत थे ना, फंडामेंटली गलत थे, मॉरली गलत थे। तो इन प्रोविजंस को, इन सोसाइटल एविल्स को हटाने के लिए इस तरह की सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस पुट कर सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, और ऑल्दो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस पे, इस ग्राउंड पे उनको इंटरफेरेंस किया जाता है, डिबेट्स की जाती हैं या फिर अपोज किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे सही नहीं है, बट ये राइट तो है कि यहाँ पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, अब ये क्या होता है? हमारा देश सारे रिलीजन को इक्वल आई से देखेगा। ठीक है, हमारा राइट टू फ्रीडम तो है ही है, यानी कि आपको, मुझको ये राइट है कि मुझे जो भी रिलीजन फॉलो करना है या फिर मुझे कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना है, ये मेरा राइट है, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे करना है नहीं करना है। आई एम फ्री टू डू दिस। बट यहाँ पे जो स्टेट है, वो गवर्नमेंट है, वो कैसे करे? क्या वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करती है? नहीं, इट सीज एवरी रिलीजन ऑन द इक्वल आइज। अब इसको थोड़ा समझते हैं। बीइंग अ कंट्री विच इज द होम ऑफ सेवरल रिलीजन, हमारे देश में डाइवर्सिटी सबसे पहले आती है, राइट। डाइवर्सिटी तो सबसे पहला सेक्शन होता है रिलीजन। रिलीजियस डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे रिलीजन्स हैं। सो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इक्वल ट्रीटमेंट दे हर एक रिलीजन को। नेगेटिवली अगर इसको देखा जाए, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। इंडिया डज नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यही क्लॉज हमें बनाता है एक सेक्युलर स्टेट। ठीक है, हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में प्राइम मिनिस्टर को हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख होना जरूरी है, प्रेसिडेंट को एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना जरूरी है, या फिर जज को एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट किसी भी तरह का ऑफिशियल रिलीजन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एंड हमने देखा राइट टू इक्वालिटी में हमें गारंटी किया गया था कि गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में भी हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन, नॉर विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। जो भी इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा गवर्न करते हैं, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, तो कोई भी किसी भी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर फेवर नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को। यही बनाता है हमारे देश को सेक्युलर। नाउ द अदर राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब जैसे कि मैं हर बार आपको हमेशा बोल ही रही हूँ, हमारा देश यानी कि डाइवर्सिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, बहुत सारे तरह की डाइवर्सिटी है यार हमारे यहाँ, है ना। इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, आप यहाँ से यानी कि 100 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको दूसरी लैंग्वेज, डायलेक्ट मिल जाएगी, दूसरे तरह से रहने का तरीका मिल जाएगा। सो कल्चर्स बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा देश भी है और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ
And one of the fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture. ये fundamental right है हमारा कि minorities जो हैं वो अपना culture जो है maintain कर पाए, culture preserve कर पाए. ठीक है. So ये जो minority होगा वो किसी भी तरह का religious minority नहीं होगा, linguistic minority भी हो सकता है, cultural minority भी हो सकता है. ठीक है. So सारे तरह के minority include किए गए हैं. इनके पास कॉमन रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी की चीज़ें हो सकती हैं. अलग अलग देश में, देश के अलग अलग पार्ट में ये रह सकते हैं. ठीक है. सो इसी तरह ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हमें क्या की गई हैं, सिक्योर की गई हैं, हमें दी गई हैं. सो ऑल द माइनॉरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इनके प्रोटेक्शन के लिए राइट है कि भाई जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, किसी भी तरह की माइनॉरिटी हो, ठीक है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं. इससे अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे तो वो प्रोपगेट करेंगे, अपनी माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा एजुकेशन दे पाएंगे, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे कि वो दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचे. ठीक है. बट यहाँ पे क्लॉज है, गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to the educational institution discriminate against any educational institution on the basis of the management of the minority community. यहाँ पे minority के basis पे किसी भी तरह का discrimination नहीं करेगा state. ठीक है, जो कि बड़ा obvious है. Now comes the most important right of all the above right that we have discussed, that is right to constitutional remedies. हमारे forefather डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना था, दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये हमारे बाकी सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सिर्फ देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ राइट लिख देने से वो राइट प्रोटेक्ट नहीं हो जाते हैं, उतना काफी नहीं है. उन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना जरूरी है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. हर एक सिटीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पे जा सकता है अपने राइट्स को रिस्टोर करने के लिए. अगर सपोज अगर किसी से किसी तरह का राइट छीना गया, उनका फंडामेंटल राइट छीना गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा. कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझसे मेरे राइट का वायलेशन हुआ है, आई नीड जस्टिस. ठीक है. सो यहाँ पे क्या डराइव हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का अथॉरिटी ऑफ पावर. तो यहाँ पर हमारे यहाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कुछ रेमेडीज दिए गए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर्स इश्यू कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है रिट्स. ठीक है. ये रिट्स इश्यू कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का उनको लगता है फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है. ये कुछ टाइप के रिट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए. फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस. इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, यानी कि कोर्ट अपना एक ऑर्डर दे सकता है कि जो भी अरेस्ट किया गया पर्सन है उसको हमारे सामने आप प्रेजेंट करो. और कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसको जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है उसको भी डिसाइड कर सकता है कि वो लॉफुल है, अनलॉफुल है, सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नहीं है. ठीक है. मैंडामस क्या है, ये दूसरी टाइप के रेट है जो कि कोर्ट अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, अपनी लीगल ड्यूटीज अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, देयर बाय इज इंफ्रिजिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, तो वो क्या करेगा, मैंडामस वाला रेट लगा देगा. द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन. इसमें हायर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को क्या करते हैं, मतलब अपने उनके जब लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके केस को कंसिडर करने के लिए, उनको लोअर कोर्ट्स अगर उनके जो केसेस हैं अपने जुरिडिक्शंस के बियॉन्ड अगर उन केसेस पे हियरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगा देगा. क्यू वारंटो. व्हाट इज क्यू वारंटो? इसका मतलब ये है, इफ अ कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग एन ऑफिस बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस. ठीक है. हमारे यहाँ हर एक ऑफिस होल्डर का एक पोजीशन दी गई है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है ना. तो अगर उस पर्सन, यहाँ पे दिया गया ना, नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, अगर कोर्ट को पता चलता है कि कोई एक ऑफिस होल्डर है वो ही इज नॉट इवन एलिजिबल फॉर दैट ऑफिस, सो यहाँ पे लगा देगा क्यू वारंटो. ये बोलता है बाय व्हाट वारंट. ठीक है. और उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर ऑफिस पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करने से. यहाँ पे आ गया नेक्स्ट वन इज शर्टराइरे. ये क्या चीज करता है? सो ये भी सेम ही है उस तरह से जहां से कि आपने प्रोहिबिशन में देखा था. कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी, यहाँ पे अनदर अथॉरिटी पे जाता है टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट. ठीक है.
अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई केस मैटर पेंडिंग है तो यहाँ पे शर्ट और राइट लगा देगा और बोलेगा कि भाई मुझे वो केस दे दो. सो दीज आर द राइट्स. अगर फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी तरह का वॉल्यूशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये लगा सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारे अदर मैकेनिज्म भी हैं, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए लेकर आया गया. बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई, कमीशंस बनाई गई, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ कमिंग टू, ये तो हमारे हो गए राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात कर ली. नाउ कमिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देखिए फंडामेंटल राइट्स जब बनाए गए थे वो क्या करते हैं, वो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, बट डीपीएसपीज गवर्नमेंट को इन अ वे मोटिवेट करते हैं कि वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कुछ काम करें. चैलेंजेस टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, तो देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा ये इनकी कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, इनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. अगर कोई पर्सन, अगर स्टेट अगर आपके लिए डीपीएसपीस को के खिलाफ कुछ काम कर दे तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी छीना गया है. ऐसा कभी सुना है? नहीं, ये जस्टिफाइबल नहीं है. एक मॉरल यहाँ पे बोला जाता है, जब इसको फ्रेम किया गया था, जब इसको लेकर आया गया था, तो यहाँ पे सोचा गया था कि ये एक मॉरल फोर्स की तरह काम करेगा बिहाइंड दीज गाइडलाइंस, एंड दैट इज गोइंग टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली, ठीक है. सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई और इनको बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो ये क्या कंटेन करते हैं, इसमें होता क्या है डीपीएसपीस में, देखिए इन अ ब्रॉडर सेंस, डीपीएसपीस को फुल्ली नहीं बता रही हूँ, बट एक ब्रॉडर सेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक सोसाइटी में अडॉप्ट होने चाहिए. इट कंटेन सर्टेन राइट्स of an individual that should enjoy apart from the fundamental rights, and certain policies that government should adopt. These are in a nutshell directive principles of state policies, ठीक है. और इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. गवर्नमेंट ने पास में कुछ इस तरह के लॉज लेकर आए, जैसे कि जमींदारी, अबोलिशन ऑफ बिल्स, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. फैक्ट्री लॉज लेकर आए गए, मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया. इस तरह के कुछ प्रोविजंस डीपीएसपीस के थ्रू लेकर आए गए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो कम्स अंडर द डीपीएसपीस, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम वगैरह, ये सब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर. हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी एंश्राइन की गई है हमारे संविधान में. ये क्या होती है? सो देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जब पास किया गया सो इसमें बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज पास की गई. 10 थी, मेजरली 10 ड्यूटीज पास की गई थी, और इसमें एनफोर्सेबिलिटी का कोई क्लॉज नहीं था. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. ये किस तरह से, ये सिटीजन के ऊपर ड्यूटीज हैं, ये सिटीजन्स को ये अबाइड करनी है अपने स्टेट के लिए, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स तो ले नहीं सकते. डीपीएसपीज क्या है? डीपीएसपीज हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को कुछ इस तरह के एक्शंस लेने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और यहाँ पे देख लीजिए ड्यूटीज इस तरह से हैं कि हमारे सिटीजन्स को कुछ चीजें फॉलो करनी है, जैसे कि डिफेंड आवर कंट्री, प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल द सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सो ऑन, ठीक है. सो देखिए, however it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon the fulfillment of duties. So in the other sense, inclusion of the fundamental duties has not changed the status of fundamental right. ये आपको याद रखना है कि कोई conflict नहीं है यहाँ पे. Now let's understand the relationship between the fundamental rights and DPSPs. So दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के. जैसे कि मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट को कि वो कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकता, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सहॉर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि वो कुछ कुछ चीजें करे. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स को, डीपीएसपीस इंश्योर करता है वेलबींग सोसाइटी की. देखिए, बट उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं दोनों के बीच में, ठीक है. जमींदारी लॉ जब एबोलिश किया गया था तब बोला था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वायलेट किया गया है, ठीक है. गवर्नमेंट ने फिर अमेंड कर दिया डीपीएसपी को,
फिर आर्ग्यूमेंट्स आए कि वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर का हिंड्रेंस है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज केशवानंद भारती केस। उन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है until and unless they are not infringing upon the basic features। उन्होंने बोला कि there are certain basic features of the constitution, उनको बस पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, उसके अलावा कुछ भी चेंज कर सकता है। सो बेसिक फीचर्स में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, बट ये वाला नहीं आता था, प्रॉपर्टी नहीं आता था। तो देखिए वो किस तरह से उसको लेके गए। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स में था, ठीक है, ओरिजिनली इट वाज देयर, ठीक है, व्हाट टू अक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी प्रॉपरली ये जो क्लियर कर दिया था कि प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। सो 1915 से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज निकाले कि लिमिट करे राइट टू प्रॉपर्टी को। फिर उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसको अब्रिज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। फिर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स के, और सिंपल एक लीगल राइट की तरह इसको रख दिया गया। ओके, सो गाइस दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आज के सेशन में हमने सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा जो कि आपकी क्लास 11th में थे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। इन अपकमिंग सेशंस हम सारे चैप्टर्स ऐसे ही एक एक करके समझेंगे। सो आप इन सेशंस में बने रहिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। You can always connect us on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. Next section में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं आई प्रॉमिस मैं सारी की सारी चैप्टर्स आपका 11th 12th का कंप्लीट करवाऊंगी एनसीईआरटीज की। इस तरह से हम समझेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटीज में क्या बातें लिखी हुई हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।